तो इस लिहाज से अगर हम देखें फोर्स जो है, इस लिहाज से अगर हम देखें ये फोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी तक इस लेवल तक आपने कितने फोर्सेस जो है या टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े हुए हैं, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? अरे कोई तो मुझे बताओ ना, कितने फोर्सेस अभी तक पढ़े हैं? चलिए ठीक है, मैं यहाँ से बताती हूँ। आपने क्लास 8 में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, और जब हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने वो वापस से देखा था कि नहीं? तो इसके अलावा और कोई फोर्स पढ़ा है आपने? यस आप मैम, सब लोग? फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा है। ओके, या टॉपिक 1 में आप लोगों ने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स? चलिए, आप लोगों को याद नहीं है, हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये यूनिवर्स है इसमें बहुत सारे फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और हमें पता है फोर्स और कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट, हम लोग बोल सकते हैं, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपके टॉपिक का जो नाम है दैट इज ग्रेविटेशन। हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुछ ग्रेविटेशन है, कुछ ग्रेविटेशन है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है हमें उतना क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक एग्जाम्पल से कि बेसिकली हम लोग किसी भी फोर्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, उसको मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। या अगर हम लोग बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है उसको रेस्ट में लाने के लिए फिर से हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को फोर्स चाहिए। तो इससे हम लोग मतलब समझ सकते हैं कि फोर्स जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ में। अब अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मेरे हाथ में है, ठीक है, से मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा फोन है, और आपके पास भी आपका फोन रहता होगा। अभी आप क्लास दे रहे थे, आपके पास फोन होगा। कुछ लोगों ने ये नीचे रखा हुआ होगा जमीन पे, कुछ लोगों ने टेबल पे, और कुछ लोगों ने हाथ में। अब अगर जिन लोगों ने हाथ में रखा है वो गलती से इस फोन को छोड़ दे, तो फोन के साथ क्या हो जाएगा? फोन धड़म करके कहाँ गिर जाएगा? जमीन पे गिर जाएगा। तो जब ये जमीन पे गिरता है, ऐसा क्यों? अगर ये फोन मेरे हाथ में था, ये तो ऊपर की तरफ भी जा सकता था, राइट लेफ्ट आगे पीछे, ये नीचे की और क्यों आया? ठीक है, तो ये सवाल हमारे दिमाग में राइज होता है। इसीलिए इसी तरीके से एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूटन, तो उसके दिमाग में भी एक दफा यही सवाल आया। तो बेसिकली आई डोंट नो कि ये सही बात है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आप समझो कहानी से समझ में आता है, तो हम यहाँ पे भी वैसे ही देखेंगे। तो बेसिकली न्यूटन जो था वो भी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उसने क्या देखा? उसके सर पे, एप्पल ट्री के नीचे बैठा था, तो उसने देखा कि उसके सर पे एप्पल गिर गया। तो एप्पल जब भी फॉल होगा, किस जब ब्रांच से गिरता है तो ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो जब ये ऊपर से नीचे की ओर गिरा, तो उसने सोचा ये एप्पल जो है ये ऊपर की ओर भी जा सकता था, राइट लेफ्ट भी जा सकता, कहीं और से भी जा सकता, ये जमीन की ओर ही क्यों गिरा? तो बेसिकली यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चाहे आपके केस में जब आपके हाथ में फोन था वो भी नीचे की ओर गिरा, चाहे न्यूटन के केस में जो एप्पल है वो भी नीचे की ओर गिरा, तो वहां पे कुछ है जिसकी वजह से, कोई खिंचाव हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स है वो उसी डायरेक्शन में खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम जमीन की बात करते हैं तो जमीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहाँ की ओर गिरते हैं? वो जमीन की सरफेस की ओर गिरते हैं। तो यहाँ पे जो आपके टॉपिक का नाम है दैट इज ग्रेविटेशन, ये आपने ऑलरेडी आपके टीचर के पास पढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे मैं ये रिकॉल कर रही हूँ आपको। तो बेसिकली आपके पास दो टर्म्स है, वन इज ग्रेविटेशन एंड सेकेंड वन इज ग्रेविटी। अगर हम लोग ग्रेविटेशन की बात करें, अर्थ में या अर्थ से बाहर स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो मतलब एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे जमीन पे आप और आपकी फ्रेंड है, ठीक है, तो आप दोनों जमीन पे है, तो आप दोनों के दरमियान एक फोर्स है जिसकी वजह से आप क्या हो? आप अर्थ पे ही हो। वरना अगर आप लोगों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो आज तक आप यहाँ मतलब अर्थ की सरफेस से आप एस्केप कर चुके होते, पता नहीं कहाँ
यूनिवर्स के कोने में चले गए होंगे। इसी तरीके से आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां पे आपने पढ़ा था कि जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, और आपने वहां पे देखा था कि सन जो है वो वहां पे क्या करता है, वो सन जो है वो बांध के रखता है बाकी प्लैनेट्स को। तो इस केस में, उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो भी ग्रेविटेशनल पुल था सन का। सन जो था, सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अप्लाई करता है किसी भी प्लैनेट पे ताकि वो रिवॉल्व करे उसके इर्द गिर्द। अगर ये सन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल उसके पास नहीं होगा, वो खींचेगा नहीं प्लैनेट को, मतलब उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो प्लैनेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अपने ऑर्बिट से अब तक एस्केप कर चुका होगा। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं, जब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास क्या है, आपके पास कोई बॉल है, आप उसके पीछे एक रस्सी लगा लो, ठीक है, और उसको हाथ में रखो और उसको कंटिन्यूसली गोल गोल घुमाओ। जब तक आप इस पे सेंटर से, जब तक इस पे फोर्स आएगा, मतलब कि आपके हाथ का फोर्स जब तक इस बॉल पे होगा उसको गोल गोल घुमाने में, तब तक ये बॉल गोल गोल घूमेगी। यूं ही आप उसको छोड़ दोगे सेंटर से फोर्स लगाना, तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉल है ये क्या हो जाएगी, ये अपना इसका जो ऑर्बिट था, इसका जो पैथ था, सर्कुलर पैथ है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, ये फ्लाई हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, जो उस पॉइंट का टेंजेंट होगा वहां से ये क्या हो जाएगी, वहां से फ्लाई अवे करेगी। वनुक मतलब मैं ये तनिशी कि जब तक हम लोग उसमें नेसेसरी फोर्स लगाएंगे, तब तक जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी पोजीशन जो उसकी होगी, ठीक है, वो वहां पे रहेगा। जब हम लोग उस पे ये फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसका जो पैथ होता है, जब तक जिस भी पैथ में वो घूम रहा होता है, ठीक है, वो उस पैथ से क्या होता है, फ्लाई अवे हो जाता है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं अर्थ पे, कोई भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स या अर्थ की सरफेस पे या अर्थ से बाहर स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ, मतलब आप समझो कि मून और जब से कायनात स्टार्ट हुआ है तब से मून की जो पोजीशन है या अर्थ की जो पोजीशन है वो एज सच है, चेंज नहीं हुई है। इट इज जस्ट बिकॉज कि इन दोनों के बीच में जितनी भी हमारे पास बॉडीज है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जुड़े हुए होते हैं, तो ये मतलब अपनी पोजीशन से एस्केप नहीं करते। अगर इनके बीच में ये नेसेसरी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो अब तक क्या हो गया होता, अब तक की सारी बॉडीज जो है वो अपनी जगह से क्या हो गई होती, एस्केप हो गई होती, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, ये था ग्रेविटेशन। अब जब हम बात करते हैं ग्रेविटी की, हम कह सकते हैं ग्रेविटी जो है वो एक स्पेशल केस है ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटी की बात जब हम लोग करते हैं तो हम लोग अक्सर बोलते हैं, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो दो ऑब्जेक्ट्स में से अगर एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई और ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सरफेस पे है या अर्थ की सरफेस के नजदीक है, तो उस केस में आप कह सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट, बिटवीन अर्थ एंड सम अनदर ऑब्जेक्ट, जो अर्थ की सरफेस पे होगा या अर्थ की सरफेस के नजदीक होगा, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या है, वो ग्रेविटी है। और उसको हम लोग स्पेशल नाम दे सकते हैं ग्रेविटी, या उसको हम ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। तो ये कंसेप्ट ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का, इसमें क्या डिफरेंस है, जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज ग्रेविटेशन, और वो यूनिवर्स में कहीं पे भी वो दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी में एक बॉडी अर्थ होती है और दूसरी कोई और बॉडी होती है, ठीक है। सो दैट इज मेन डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो ये कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन जो है उसने स्टडी किया इस ग्रेविटेशन को, और कंक्लूजन के तौर पे उसने एक लॉ दिया दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि ये जो दो बॉडीज होती है जिनके बीच में ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, उनकी डिपेंडेंस किस किस फैक्टर पे है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है उसके मैसेस, मतलब कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये डिपेंड करता है कि जो दो बॉडीज होती है जिनके बीच का हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी करें उनके मैसेस क्या है, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट जो इस लॉ का है, जो अपने मैन के पास पढ़ा होगा, दैट विल बी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
m1 इंटू m2, मतलब कि जो आपके पास दो बॉडीज होंगे, अगर हम लेट कर लेते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज डिनोटेड बाय लेटर f। और जो ये दो बॉडीज है, इसमें हम एक बॉडी का मास m1 रख लेते हैं और दूसरी बॉडी का मास हम लोग m2 रख लेते हैं। तो इस लिहाज से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा, इनके मैसेस के प्रोडक्ट पे, इनके मैसेस का प्रोडक्ट जो है उसका जो वैल्यू है वो जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा। मतलब कि अगर मेरे पास दो बड़ी बॉडीज है तो इनका प्रोडक्ट का वैल्यू भी बहुत बड़ा आएगा। तो जब वो प्रोडक्ट जो है वो बड़ा आएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है लॉ का, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है कि ये जो दो बॉडीज है इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बढ़ा ली, ठीक है, तो आप देखिए मैंने बोला फोर्स और इस आर स्क्वायर, मतलब कि जो डिस्टेंस इन दो बॉडीज के बीच में उनका इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे दूसरी का डिक्रीज हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर मैं इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं कम कर दूं, डिस्टेंस कम करूंगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में मैंने अभी का इनवर्स रिलेशनशिप है, एक क्वांटिटी का वैल्यू अप हो जाएगा दूसरी का डिक्रीज हो जाएगा। तो इस लिहाज से अगर जो मेरे पास ये दो बॉडीज है इनके बीच का डिस्टेंस मैं कम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अब अगर मैं इनका जो डिस्टेंस है अगर मैं इनका डिस्टेंस बढ़ा लूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। और अगर इनका जो डिस्टेंस है मैं वो घटा लूं, कम कर लूं, तो इसका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले केस में हमने देखा मैसेस के साथ इस ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रिलेशनशिप था, इसका जो रिलेशनशिप था दैट वाज डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक क्वांटिटी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, दूसरी क्वांटिटी जो है उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम लोग देखें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो जो दो बॉडीज है उनका जो मास का प्रोडक्ट है वो कितना होगा, मतलब उसका वैल्यू कितना होगा, और दूसरा उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है। और पहले केस में इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर मास बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। और दूसरे केस में हम लोगों ने देखा कि जो ये फोर्स है ये इनवर्सली डिपेंड करता है उनके बीच के डिस्टेंस पे। अगर इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब जो ये दो अब जो यहाँ पे आपके पास क्या मैंने दो स्टेटमेंट्स कहे, अब हम इन लोगों को क्या करेंगे, सम अप करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आता है। तो आप सब स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, Yes. सबसे पहला वाला स्टेटमेंट मैंने कहा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है, ये मैंने पहला कहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप थी, दूसरे स्टेटमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप थी। तो हम लोग मान लेते हैं लेट दिस बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस विल बी योर सेकेंड स्टेटमेंट। अब अगर हम लोग इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करें, इन सब दो स्टेटमेंट्स को मर्ज करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब एक साथ लिखे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही तीसरा स्टेटमेंट आएगा ना, इनको मर्ज करके एक साथ लिख के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो मेरे पास आया F is proportional to m1 into m2 divided by r square, आपको पता है हमने इससे पहले भी बहुत सारे डेराइवेशंस की है, और जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमें चेंज करना होता है इक्वालिटी के साइन में तो हर हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम ही करेंगे, हम लोग उसको सबसे पहले लेट करेंगे, लेट दिस बी थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद F जो है वो वापस लिखा, इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है इसको इक्वालिटी के इसमें चेंज कर दिया, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस होगा, इस केस में जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है दैट इज जी. जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m1 is mass of first body, m2 is mass of second body, and r square is distance between two bodies, और square of two bodies वो भी होगा. तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल स्टेटमेंट जो है वो क्या आया, दैट इज f is equal to g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इस फाइनल स्टेटमेंट क्या अब मुझे करना क्या है, ये फाइनल स्टेटमेंट जो है वो मुझे हेल्प करेगा बताने के लिए अगर मुझे अर्थ में कहीं पे भी या अर्थ से बाहर कहीं पे भी मुझे बताना होगा कोई भी दो बॉडीज जो यूनिवर्स में है उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कितना होगा, उसको कैलकुलेट करने में मुझे यही इक्वेशन इस्तेमाल करनी है. कौन सी इक्वेशन, यही F is equal to G m1 into m2 divided by r square. तो जो मेरा ये स्टेटमेंट है, सॉरी जो मेरी इक्वेशन है दैट इज F is equal to G into m1 into m2 divided by r square. ये इक्वेशन जो है ये किस काम आएगी, मुझे बताने के लिए कोई भी दो बॉडीज चाहे वो अर्थ में है, ठीक है, चाहे वो अर्थ से बाहर है, कहीं भी स्पेस में कहीं पे भी यूनिवर्स में है, उन दोनों के दरमियान जो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी इसमें F जो है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, G जो है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 जो है दैट इज मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 जो है दैट इज मास ऑफ सेकंड बॉडी, एंड जो r है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज. ठीक है, उसका स्क्वायर एज पर फॉर्मूला. तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो G है दैट इज कांस्टेंट. इट मींस दिस ये जो मैंने यहाँ पे G लिखा तो इसका मतलब इस क्वांटिटी का क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा, कांस्टेंट है. तो इसका G जो है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों, और जो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा इसको भी हम लोग बोलते हैं, ये एप्लीकेशन जो है दैट इज एप्लीकेबल. आप यूनिवर्स में इसको कहीं पे भी लगा सकते हो. इसीलिए जो ये लॉ आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि यूनिवर्स में कहीं पे भी एप्लीकेबल है. ठीक है, यूनिवर्स में आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं. और जो आपका ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 6.67 into 10 raised power minus 11. और इसके जो यूनिट्स है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, इसके वैल्यूज जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी आपको, अब अगर हम लोगों को जी के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, कोई मुझे बता सकता है हम जी के वैल्यूज, सॉरी जी के यूनिट्स को कैसे निकाल सकते हैं, एनीवन? आप सब लोगों को पहले मेरी आवाज आ रही है कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है? ओके गर्ल्स में से आवाज आ रही है आपको? यस मैम. ओके, तो मैंने कहा ये जो G है दैट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है. और एक साइंटिस्ट था हेनरी कैवेंडिश, उसने सेंसिटिव बैलेंस का यूज करके इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया और वो एक्सपेरिमेंटली कितना आया, दैट इज वो कितना आया, वो आया 6.67 into 10 raised power minus 11. ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू हमेशा एक जैसा रहता है क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका जो वैल्यू है वो कितना है, दैट इज 6.67 into 10 raised power minus 11. ठीक है, और इसके जो यूनिट्स है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने आएंगे, तो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं, और आप सब लोग फिर मुझे कल दिखाएंगे कि आपने कैसे निकाले यूनिट्स. सॉरी, ओके, हमारे पास ये इक्वेशन था, यहाँ पे मैं फिर से राइट कर लेती हूँ. F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. इस इक्वेशन से अगर हम G का वैल्यू फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा, G अपनी जगह पे ही रखा, ठीक है,
F भी अपनी जगह पे रखा, इसको एक्सपोज कर देंगे, M1 और M2 को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज जब इसको करेंगे M1 M2 को, तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड से किस में चला जाएगा, यहाँ से ये किस में है, G के साथ मल्टीप्लीकेशन में। जब हम इसको इस साइड से ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा M1 इंटू M2, और R2 यहाँ पे नीचे है, तो ये R2 जो है वो किस में, डिवाइड में है नीचे, तो वहां ऊपर किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, अरे आप हो उधर पे, ओके। तो G जो है, G का वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से है। उसके बाद मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, ये R डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है ना, और फॉर्मूला का स्क्वायर, ठीक है। ओके, M1 क्या है, M1 मास है उस बॉडी का, और मास का यूनिट क्या है, kg। तो यहाँ पे M1 का भी kg, M2 का भी kg, तो वो क्या जाएगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पे देखनी है, जो मैं पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। मैंने अभी कहा, चाहे हम बात करें अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, या अर्थ पे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, या स्पेस में कोई दो ऑब्जेक्ट्स ले उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मुझे बताओ, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे मतलब पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ गिर जाता है, जमीन की ओर गिर जाता है। या अगर हम लोग भी अपने आप को कहीं पे लटका के रखें, जब तक हम किसी स्ट्रिंग से लटकते रहेंगे तब तक हम ऊपर हैं, यूं ही वो स्ट्रिंग कट जाएगा, हम जमीन की ओर गिर जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे आपको ये सवाल पूछना है कि यहाँ पे जमीन और आपके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ऑब्जेक्ट के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मुझे कोई बता सकता है कि ये जो अगर उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो एक दूसरे की ओर चिपकते क्यों नहीं है, कोई मुझे बताएगा। हमें है ना फोर्स चार, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है मैम। एक तो सबसे पहले अर्थ का है ज्यादा मास, इसीलिए उस हिसाब से इसकी ज्यादा ग्रेविटी होगी, और दूसरा हमें चार फोर्सेस होता है ना, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और मोशन, जो हमें एक जगह पर रखते हैं। आपका स्टेटमेंट जो है, लेकिन ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। आपने जो इक्वेशन पढ़ी है ना, ये इधर पे F इज इक्वल टू दिस GM1 M2 डिवाइड बाय R2, आपको इसके बेस पे मुझे आंसर बोलना है। तो देखिए, ये आपका असाइनमेंट भी रहेगा, और हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश भी करेंगे यहीं पे सॉल्व करने के लिए। मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे 3 केसेस दे रही हूँ, 3 केसेस, ठीक है। 3 केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बॉडीज है वो कुछ इस तरीके से लेंगे। सी केस 1 में आप क्या करेंगे, आप एक हेवी बॉडी लेंगे, एक मिनट, केस 1 में आप क्या करेंगे, जो आपका M1 है, ठीक है, और M2, ठीक है, इसमें आप क्या लेंगे, M1 जो है वो आपकी हेवी बॉडी होनी चाहिए, और M2 जो है वो लाइट बॉडी होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें हम हेवी बॉडी जो है वो ले सकते हैं अर्थ, और जो लाइट बॉडी है वो आप खुद अपना आप ले सकते हो, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अर्थ का जो मास है दैट इज व्हाट 6 इंटू 10⁻24, और आपका हम लोग मास मान लेते हैं फिलहाल के लिए 1 kg है, होगा तो नहीं, आप तो मुझ से भी बारी हो, ठीक है। ओके, तो फिर क्या है, अब हमने क्या किया, हमने 2 बॉडीज ले ली, एक बॉडी जो हेवी बॉडी है वो हमने अर्थ ले लिया, अर्थ का जो मास है दैट इज 6 इंटू 10⁻24, और जो दूसरी बॉडी है वो हम लोगों ने क्या ले ली, वो हम लोगों ने ले ली कोई भी बॉडी जो अर्थ की सरफेस पे होगी, दैट विल बी, उसका जो मास है हम लोगों ने ले लिया 1 kg, ठीक है। अब सब लोगों को सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा केस ले लेते हैं,
दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, और दो बॉडीज लेंगे, इसमें हम दोनों लाइट बॉडीज लेंगे, ठीक है। दोनों बॉडीज जिनका जो मास होगा वो क्या होगा, 1 kg होगा, तो दोनों लाइट वेट बॉडीज होगी ना। केस 2 में हमने क्या किया, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी जो है वो भी लाइट बॉडी है, और दूसरा बॉडी जो हमने लिया वो भी क्या है, वो भी लाइट वेट है। आप मानो पहला भी हमने 1 kg ले लिया और दूसरा भी हम लोगों ने 1 kg ले लिया। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? Yes, आप ma'am. सब लोगों को समझ दे रहा है? हाँ, तो दूसरे केस Yes, में, ma'am. पहले केस में क्या किया, एक ले ली हेवी बॉडी, एक ले ली लाइट बॉडी। दूसरे केस में पहली बॉडी भी हल्की थी, दूसरी बॉडी भी हल्की थी, और हम तीसरे केस में आप क्या करेंगे, तीसरे केस में भी 2 बॉडीज लेंगे और दोनों लेंगे बारी बारी बॉडीज, मतलब कि हेवी बॉडीज लेंगे, ठीक है। केस 3 में क्या करेंगे, जो पहली बॉडी होगी वो भी हेवी होगी, और इसमें जो दूसरी बॉडी होगी वो भी क्या होगी, वो भी हेवी होगी। तो 2 हेवी बॉडीज आप इस तरीके से ले सकते हो, आप एक मून ले सकते हो, और दूसरी बॉडी जो है वो आप क्या ले सकते हो, वो आप अर्थ ले सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा आप सन और अर्थ ले सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि कोई भी 2 बॉडीज यूनिवर्स में जो भी होंगी उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब जो ये 3 केसेस आपने लिए, पहले आपने क्या ले लिया, पहले आपने एक हल्की बॉडी और एक नहीं, हाँ, पहले आपने एक हल्की बॉडी और एक भारी बॉडी ली, फिर आपने हल्की बॉडी ली, फिर आपने हेवी बॉडी ली। तो आपको तीनों केसेस में अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो राइट डाउन करनी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करना है आपको देखना है तीनों केसेस में किसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा। इसमें आपको तीनों में क्या करना है, आपको ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई करनी है, जो हम लोग ने अभी डिराइव की, वो क्या, m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, ठीक है, क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, पहले केस के, दूसरे केस के और तीसरे केस के, और आपको फाइंड आउट करना है कि पहले केस में जब हम लोगों ने 2 बॉडीज दी थी, उसमें से एक बॉडी हल्की थी और एक बॉडी जो है वो भारी थी, तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितना होगा, ठीक है। इस केस में जो r स्क्वायर है दैट विल बी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो दैट विल बी 6.4, वो आपको वैसे भी बुक पे मिल जाएगा, ठीक है, वैल्यूज सारे वहां पे लिखे हुए होंगे। फिर भी अगर किसी के पास ना हो वैल्यूज तो मैं इसके बाद वो सेंड भी कर लूंगी, ठीक है। तो m1 m2 जो है पहले केस में m1 का वैल्यू हम लोग ने क्या ले लिया, m1 हम लोगों ने माना कि वो कौन सी बॉडी है, वो है अर्थ। तो अर्थ का मास मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, दैट इज 6 into 10 raised power 24 kg, और जो दूसरी बॉडी है उसको हमने 1 kg ले लिया। तो हम अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन है हमारे पास f is equal to g m1 m2 divided by r square, इसमें वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, और g का वैल्यू आपको पता है वो कितना है, 6.67 into 10 raised power 11 minus 11. -11, ठीक है। m1 का आप मास ऑफ अर्थ डालेंगे, m2 क्या डालेंगे आप, जो दूसरी बॉडी का वजन है 1 kg, और r जो है इसका वैल्यू आप डालेंगे क्या, जो है रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6.4 into 10 raised power 3, ठीक है। तो इसका मतलब है आप इसमें क्या डालेंगे, आप उसमें वो वैल्यूज डाल देंगे, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और देखेंगे आपका वैल्यू जो है वो कितना आएगा, ठीक है। पहले केस में आ गया आपका वैल्यू। उसके बाद हल्की बॉडीज में आप क्या करेंगे, हल्की बॉडीज में आपको पता ही है कि इसमें क्या है, इसमें आपने एक बॉडी ले ली 1 kg की, दूसरी बॉडी भी 1 kg की, और हम मानेंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, और उसमें देखेंगे कि उसमें क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा जो केस है आपका, उसमें 2 हेवी बॉडीज आपने ले ली, तो हेवी बॉडीज के केस में भी आप सेम ही करेंगे कि आप क्या ले लेंगे, आप ले लेंगे एक हल्की बॉडी, सही, आप जो 2 बॉडीज ले रहे हैं इसमें से एक आप ले रहे हैं अर्थ का मास आपको पता है, मून जो है उसका मास भी फिक्स्ड है 7.4, वो भी मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी मैं आपको भेज दूंगी। तो आपके पास जब वैल्यूज होंगे तो आप इन तीनों केसेस में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यूज, और फिर आप मुझे बताएंगे तीनों केसेस में आपको क्या वैल्यूज मिले। तो जब आप वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो आपको कंक्लूजन ये मिलेगा कि जो आपके पास ये वाला केस था, कौन सा, इसमें एक भारी बॉडी और हल्की बॉडी थी, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा
ज्यादा आएगा। तो इससे हमें पता चलेगा जब हमारे पास जो दो बॉडीज है जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें से एक बॉडी भारी होगी और एक बॉडी हल्की होगी, तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहता है। दैट्स वाई हमें हमेशा ये लगता है उस केस में कि बॉडी उस केस में जो बॉडी हल्की बॉडी होगी वो भारी बॉडी की ओर खींची चली जाती है। तो मेरे सवाल का आपके सवाल का भी और मेरे सवाल का भी यहाँ पे यही जवाब है कि जब हम लोग मतलब कोई भी केस देखे, यूनिवर्स में कोई भी केस देखे, कोई भी दो बॉडीज ऑब्जर्व करें जिनके बीच में हम लोगों को देखना होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितना है। तो अगर हमारे पास हल्की हल्की बॉडी होगी, ठीक है, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज पर दिस ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि वो कंपैरिजन में कम था। चाहे हेवी बॉडी ले ली उसमें भी कम था, तो लेकिन जो हमारे पास हल्की और भारी बॉडी थी उसमें मैक्सिमम रहा। तो इस वजह से हम लोगों को लगता है जब हम लोग ये वाला केस स्टडी करते हैं जिसमें एक हेवी है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोगों को सीधे दिखाई देता है कि जो हल्की बॉडी होती है वो भारी बॉडी की ओर क्या हो जाता है, उसको वो खींची चली जाती है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि उस केस रहता है। बाकी बॉडीज में भी है क्योंकि आपको वैल्यू तो आया ना, मतलब अभी नहीं आया, अभी अपने कैलकुलेट नहीं किया, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यूज आ जाएंगे। तो उस केस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन इस केस से कम होता है। दैट्स वाई हम लोग उसको उतना मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाते और हम लोगों को लगता है शायद उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर किसी के पास कम पैसे होंगे किसी के पास ज्यादा होंगे, लेकिन पैसे तो दोनों के पास है ना। अब ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे तो उसका जेब मोटा हो गया होगा और जिसके पास कम हो गए उसका जो जेब है वो पतला ही मतलब वैसा ही रहा होगा। तो इस वजह से हम लोग ऑब्जर्व किसको करते हैं, मोटे जेब वाले, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसका मोटा जेब हो गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी सेम ही होता है। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया कि आप मतलब कि आप क्यों बताते हो कि जब भी आपके पास कोई बड़ी बॉडी होती है, हेवी बॉडी होती है और एक हल्की बॉडी होती है, उसमें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेकेड आई से ऑब्जर्व किया जा सकता है, और जो बाकी बॉडीज है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है या क्यों नहीं ऑब्जर्व होता है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको समझ में आया। अब जो मैं इसमें वैल्यूज भेजूंगी उसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फिलहाल मुझे बताओ आपको इतनी बात समझ में आई? मैं आपसे पूछूं अब सवाल? आप लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? वहां से आवाज आ भी रही है आपको मेरी? हेलो मैम आवाज आ रही है मैम। अगर आप लोग 16 पार्टिसिपेंट्स हो, एक भी मतलब बात नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। आ रही है मैम। ओके, हाँ सीरत रोल नंबर 18 अपना माइक ऑन कीजिए। सीरत रोल नंबर 18 माइक ऑन कीजिए। आमिना शफी रोल नंबर 23 माइक ऑन कीजिए। आप लोग क्लास में हो ही या फिर यूं ही फोन रखा है यहाँ पे लगा के? सूफी महरीन रोल नंबर 22 जरा माइक ऑन कीजिए आप बेटा। जी मैम। ओके, आप मुझे बताइए ये जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या कहता है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? अच्छा मुझे बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 6 पॉइंट्स ये। ओके मोहम्मद मुसद्दिक आप मुझे बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? मोहम्मद मुसद्दिक 6 point मैम 6.67 into 10 raised power minus 11। ओके वेरी गुड, लेकिन मुझे लगता है आपको शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही, किसी की भी नहीं है। फैजा रोल नंबर 3 जरा आप अपना माइक ऑन कीजिए। yes ma'am मुझे बताइए
कि अगर दो बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा, उससे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या असर होगा? मैम डिक्रीज होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। वेरी गुड। आप मुझे बताएं, अगर कोई भी दो बॉडीज है यूनिवर्स में, उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, सही क्या रहेगा बोलना? मैम ग्रेविटेशन। वेरी गुड। ओके, आप मुझे बताइए आयमन रोल नंबर 20। आयमन रोल नंबर 20, माइक ऑन कीजिए। हाँ, मुझे बताइए फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसका इक्वेशन क्या है? मतलब कि एज पर लॉ ऑफ दिस न्यूटन, F इज इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बनेगा? अगर हमें किसी भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना होगा, हम क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे? एब्सेंट। जो जवाब नहीं देगा वो क्लास में एब्सेंट है। ओके, उसके बाद बीनिश नबी, आप माइक ऑन कीजिए और मुझे जवाब बोलिए। हाँ जी, आप मुझे बताइए ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या फर्क है?